हेलो एवरीवन। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सीए फाउंडेशन का एक बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर पहला चैप्टर। ठीक है जी। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट को। बहुत अच्छे से सीखना है। अगर आप सीए फाउंडेशन करने आए हैं तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से होते हैं, बट एक आध बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो इको से रिलेट नहीं करता या 11th 12th में उसने नहीं पढ़ी होती। पहले यूनिट के अंदर जो हम करेंगे बहुत बेसिक सा है, बहुत ही बेसिक सा। हम मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, बिल्कुल मॉड्यूल के स्टेप वाइज चलेंगे। ठीक। बस आपको बहुत ही बारीकी से एक चीज पे फोकस करना है कि आपको कंसेप्ट को बहुत अच्छे से जो बताया जाए उसको एक रियलिस्टिक इमेजिनेशन के साथ समझना है, ना कि बुकेश बनना है कि बुक में जो लिखा है हम वही पढ़ लेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना हमें। हमें सीधे सीधे जो आपको एक इमेजिनेशन करवाई जाएगी उसी के हिसाब से आपको चलना है। और आपके जो एमसीक्यू मॉड्यूल के पीछे दिए हैं, हालांकि हम भी करेंगे एक एक करके, हम इसको पूरे एक एक एमसीक्यू को हम करेंगे अपने वीडियो लेक्चर के अंदर, लेकिन सबसे पहले हम नोट्स मेकिंग और अच्छे से कंसेप्ट को समझने पे फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो हमारा दिया गया है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हमने 11th 12th में इकोनॉमिक्स शब्द को पढ़ा होता है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा मॉडिफाई करवा रहा है आपके सीए फाउंडेशन के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा समझने की पहले आराम से क्या करते हैं बेटा, कोशिश करते हैं। क्या नाम है बेटा हमारे चैप्टर का? नेचर एंड स्कोप ऑफ, क्या लिख रहा हूं बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है, यूनिट नंबर 1 मॉड्यूल का। ठीक है जी। समझ लेंगे क्या है, क्यों है, कैसे है। बेटा एक चीज पे फोकस करो पहले, बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से एक बात पे सिर्फ फोकस करके बैठे रहो। अभी हम वर्ड को समझते हैं इकोनॉमिक्स को, फिर मैं आपको 2 मिनट बाद समझाऊंगा बिजनेस इकोनॉमिक्स को, फिर दोनों को मर्ज करके बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बना लेंगे जो आपके मॉड्यूल के अंदर दी गई है। तो उसको हम समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा अच्छे से देखिए, मैं लिख रहा हूं, पहले इको वर्ड को समझ लेते हैं, इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। बेटा आप ध्यान से देखिए, आप मेरे को एक बात बता दीजिए, ये जो इकोनॉमिक्स शब्द बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या ये सही से लिखा हुआ है या ब्रेक करके लिखा हुआ है? सर ब्रेक करके लिखा हुआ है, इको अलग दिखाई दे रहा है, नॉमिक्स अलग दिखाई दे रहा है। बेटा तू बिल्कुल सही कह रहा है, ब्रेक करके ही लिखा है, इको अलग दिख रहा है और नॉमिक्स अलग दिख रहा है, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज अ टू एडिशन वर्ड। इको का मीनिंग अलग है इसमें और नॉमिक्स का मीनिंग क्या है, अलग है। बेटा इको स्टैंड कर रहा है यहां पर, बहुत आराम से सुनिएगा, मैं आपको हैंड टू हैंड अवेयर कराता रहूंगा मॉड्यूल के क्वेश्चन से। इको स्टैंड फॉर हाउस होल्ड। सर मुझे नहीं समझ में आया, हाउस होल्ड कौन है? बेटा तू भी हाउस होल्ड है और मैं भी हाउस होल्ड हूं, हम सब हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट से क्या करता है, कंज्यूम करता है। हमने मैं अपने पूरे जीवन काल में कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं करी, सब मार्केट से खरीद के कंज्यूम करा है। तो वी नो दैट हम सब कौन है, हाउस होल्ड, घरों से ही तो आते हैं। ठीक है सर, अब नॉमिक्स का मतलब बता दीजिए। बेटा नॉमिक्स का मतलब होता है मैनेजमेंट। सर जी मैनेजमेंट क्या होता है? बेटा मैनेजमेंट इज वन काइंड, जैसे मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो मैनेजमेंट ये होता है, आपका ना घर है, आपके घर में आपने एक जगह तय कर रखी होगी कि मैं वहां पर पानी की खाली बोतलें रखूंगा, मैं यहाँ पर घर से आके शूज उतारा करूंगा, जब भी हम आएंगे वहां पे शूज उतार देंगे, यहाँ पे गंदे कपड़े रखूंगा। इट इज अ वन काइंड ऑफ मैनेजमेंट। जीवन का हर इंसान अपनी लाइफ में कोई ना कोई मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तो सर इको इज अ टू एडिशन वर्ड, इको मींस हाउस होल्ड एंड नॉमिक्स मींस मैनेजमेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली अब वर्ड खुल रहा है, अवेयर रहिए, रिलेटेड टू मनी। यस, ये है हमारे काम की चीज, रिलेटेड टू मनी। बेटा इकोनॉमिक्स में हम जो भी मैनेजमेंट करते हैं, जो भी करते हैं, वो रिलेटेड टू किससे करते हैं, मनी से करते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, रिलेटेड टू किससे करते हैं, मनी से। अच्छा, दुनिया में जो भी एक्टिविटी पैसों से रिलेट हो रही है उसको बोला जाएगा बेटा मनी से, जो भी एक्टिविटी रिलेट हो रही है उसे क्या बोलेंगे बेटा, इकोनॉमिक्स। चलो बेटा सिंपल करो, बेटा आप सीए करना चाहते हो, बेटा क्यों करना चाहते हो? मत बोलना कि मुझे देश की सेवा करनी, बेटा आपको अपना करियर बनाना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं। इट्स रिलेट टू मनी, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। बेटा अभी आप मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो या मेरी ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, जो भी है, लेकिन आपके पेरेंट्स अभी भी कहीं पर मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए पैसा कमा रहे हैं, तो ये क्या है, इकोनॉमिक्स। बेटा आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस में चलकर आए हो, मेट्रो में आए हो या बस में आए हो या ओला कर आए हो, या जो भी ड्राइवर है वो बेचारा किस लिए ड्राइव कर रहा है, किस लिए मेहनत कर रहा है रोड पे, सर मनी, इट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स।
ठीक है, आपने रोड पे कोई आइसक्रीम बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई कुछ है, कोई कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं बेटा, किसके लिए वर्क कर रहे हैं सर? रिलेट टू मनी। इस जो भी एक्टिविटी पैसे से रिलेट हो गई बेटा, हम उसको क्या बोला करेंगे? इकोनॉमिक्स। जो भी एक्टिविटी रोड पे आपको पैसों से रिलेट होती दिखाई दे रही है, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। तो अब इस बात पे थोड़ा सा पंच रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। सर जी इकोनॉमिक्स इज अ, ध्यान दीजिएगा बेटा, ग्रीक वर्ड है ये एक। कैसा वर्ड है? ग्रीक। इकोनॉमिक्स इज अ विच लैंग्वेज वर्ड? ग्रीक। पहला एमसीक्यू, बहुत अच्छे से अवेयर रहिए, आपके मॉड्यूल की एक एक बातों को मैं अच्छे से ऑब्जर्व करके नोट्स फॉर्म में बताऊंगा जो हमारी क्लास चलेगी। इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू, ओ सॉरी, इकोनॉमिक्स इज अ विच लैंग्वेज वर्ड? ग्रीक। ठीक है, अच्छा आप अच्छे से सुनिए क्या लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ओकोनोमिया, ठीक है, इट इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स, ध्यान दीजिएगा, विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स जो हमने ऊपर भी समझा उसी का मतलब है। ओकोनोमिया मीन्स, इट्स अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है जी, तो आपको ध्यान रखना है इकोनॉमिक्स इज अ विच लैंग्वेज वर्ड बेटा? ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है बेटा। अभी आप फाउंडेशन तक आते आते ना आपने 11th 12th बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसमें जो भी टॉपिक्स है, जो भी चीजें हैं बेटा, वो एक बात बता दीजिए मेरे को अच्छे से, क्या वो भगवान ने बनाकर भेजी है? ये बुक्स भगवान ने भेजी है? नहीं सर, इंसानों ने बनाई है। यस, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भी जो बनाई गई है किसी के द्वारा बनाई गई है, तो उसको हम बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बेटा नाम बंदे का ध्यान से रखिए, एडम स्मिथ। एक एक क्वेश्चन करेंगे हम मॉड्यूल का, तो उस टाइम पे आपके पास नोट्स अच्छे से हो। द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। अच्छा बेटा एक चीज और बताइए, एडम स्मिथ भाई ने जब ये सब्जेक्ट लिखा, थ्योरम लिखी, रिसर्च करी, जिसकी वजह से आपने 11th पढ़ी, 12th पढ़ी, अब ये पढ़ रहे हो, फाउंडेशन पढ़ रहे हो, तो कैसे कैसे मतलब, तो जब उसने इको के बारे में लिखा, थ्योरम्स लिखी, तो बेटा वो क्या करेगा? घर घर जाके लोगों को बताएगा? अरे नहीं सर, बुक पब्लिश कराएगा यार, बुक पब्लिश कराएगा, दुनिया उसको पढ़ेगी, जिसकी वजह से हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो भाई और भी लोग पढ़ रहे हैं और अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में इस चीज को एप्लीकेबल कर रहे हैं, क्योंकि मनी के साथ हर बंदे को क्या करना है? रिलेट। तो ध्यान रखिएगा, उस भाई ने जो बुक लिखी उसका नाम है, he wrote a book named an inquiry into the nature and causes of wealth in a nation, oh sorry, in a nation। बेटा कब लिखी? 1776 में। बेटा कब लिखी? 1776 में। ठीक है, तो मतलब इकोनॉमिक्स दुनिया में 1776 यानी कि 1776 से पढ़ाई जा रही है। आपको दिमाग में इस बुक के नाम को बहुत लॉन्ग करके याद नहीं करना है, आपका एमसीक्यू फॉर्म है, तो आप आराम से सुनिएगा। अब हल्का सा याद रख लीजिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड समथिंग लाइक दिस, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड समथिंग लाइक दिस। तो क्वेश्चन कैसे होता है कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है? एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है। ठीक है बेटा, कब लिखी गई है? 1776। सब आएगा। तो अभी तक हमने बहुत बेसिक सीखा है इकोनॉमिक्स के बारे में बेटा। अभी सिर्फ इकोनॉमिक्स वर्ड को सीखा है, अभी बिजनेस वर्ड को सीखेंगे और दोनों को मर्ज करेंगे। बेटा हमने क्या सीखा? इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज अ टू एडिशन वर्ड, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। बेटा मैनेजमेंट किस सेंस में? अरे सर मनी, आपने लिखा तो है, ठीक है, मनी। इकोनॉमिक्स इज अ विच लैंग्वेज वर्ड? ग्रीक। ग्रीक में क्या बोला जा रहा है? ओकोनोमिया। ठीक है, ओकोनोमिया मींस हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, दुनिया में सारे सब्जेक्ट बेटा किसने बनाए हैं? इंसान ने। तो इकोनॉमिक्स किसने बनाई है? द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। अच्छा, एडम स्मिथ ने जब लिखा है इस सब्जेक्ट को, तो बुक लिखेगा या घर घर जाके बताएगा? सर बुक लिखेगा। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ इन अ नेशन। बेटा कौन से सन में लिखी? 1776 में लिखी। ठीक है जी, अब हम 2 मिनट के लिए इसको आपने अच्छे से समझा, रिकॉल करा। अब हम सीखेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। पहले बिजनेस का मीनिंग सीखेंगे, इको का मीनिंग पता, दोनों को मर्ज कर देंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स बन जाएगा, तो उसको देखेंगे। चलिए जी, बोर्ड पे अब जगह नहीं है तो मैं रफ करके आपको उसको दिखाता हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। चलिए जी, अब आप देखिए कि जो मैंने आपको समझाया है उससे हमें आगे क्या कंटिन्यू करना है।
बेटा एक बात बताओ, एक लाइन लिखी हुई है ऊपर, द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। अभी हम बेटा सिर्फ इकोनॉमिक्स वर्ड को समझ रहे हैं, पहले तो ये ध्यान रख लीजिए, जबकि आपके चैप्टर का नाम क्या है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अभी मैं सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स वर्ड समझा रहा हूँ जैसे कि मॉड्यूल में समझाया गया पहले, ठीक है। बेटा इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें जो हमारी वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। सर जी ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब कैसे, आप समझाइए थोड़ा। ठीक है हम समझाते हैं कैसे होगा। बेटा एक बात बताओ, आज आपके पास ना एक एंड्रॉइड फोन नहीं है, अब आप अपने किसी क्लासमेट को देखते हो कि यार उसने नया फोन लिया है, मेरे को भी लेना है, तो आप क्या करते हो, उसके लिए मेहनत करते हो, पैसे कमाते हो या जो भी है, फिर वो फोन ले लेते हो। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद आप किसी के पास आईफोन देख लेते हो, तो अब आपकी चाहत आ जाती है कि यार आईफोन लेना है। आईफोन ले लिया, 11 ले लिया, फिर 12 आया, 13 आया, यार 12 लेना है, 13 लेना है। यही तो हो रहा है दुनिया में, आप देख रहे हो। मेरे पास एक गाड़ी नहीं है, एक हो गई, अब ये लेनी है, अब वो लेनी है, और घड़ा बड़ा लेना है। तो मतलब बेटा जो ह्यूमन की वांट्स होती हैं वो हमेशा क्या होती है, अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर नेवर सेटिस्फाई, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, कुछ भी आ जाए उसके पास, उसे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। उसके ह्यूमन वांट्स हमेशा इंसान के क्या होते हैं बेटा, अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। सर रिसोर्सेस क्या होते हैं हर इंसान के पास, लिमिटेड। तो हमने ये इसी के बीच में जो हमारी जिंदगी जंग लड़ रही होती है, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से। इससे प्रीवियस वाला जो बोर्ड था उसको आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा और सुनिएगा। बेटा आपने ना अपने मम्मी पापा को कभी ना कभी ऐसे एक्टिविटी करते हुए सुना होगा, और मैं कहता हूं डेफिनेटली सुना होगा। मम्मी और पापा दोनों की सैलरी आई है 50,000 रुपए। ध्यान से सुनिएगा एग्जांपल को, ताकि आप कंडक्ट कर पाए कि हाँ यार ये इकोनॉमिक्स मेरे घर पे भी है और दुनिया के हर कोने पर है। मम्मी पापा की सैलरी आई है 50,000 रुपए। मम्मी और पापा बैठ के प्लान बना रहे हैं। क्या प्लान बना रहे हैं, इस महीने बच्चे की फीस जानी है इतनी, बच्चे को ड्रेसेस दिलवाने हैं इतने, घर का राशन आना इतने का, लाइट्स के बिल इतने। बेटा सॉरी इस महीने तेरे को पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, और आपकी शक्ल बन गई कि मेरी पॉकेट मनी ही कट ऑफ हो गई। चलिए क्या हुआ आपके साथ, ध्यान से सुनिए। आप कौन हो, सर हाउस होल्ड। बेटा आप बैठ के क्या कर रहे हो, सर मैनेजमेंट। इससे पहले का जो बोर्ड था, बेटा किस सेंस में कर रहे हो, रिलेटेड टू मनी। बेटा क्यों कर रहे हो, क्योंकि सर वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। घर वाले बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बेटा उनको रिसोर्स कितने मिले हैं, अरे सर जी लिमिटेड रिसोर्स आ रहा है 50,000 रुपए। उसी में अपने आप को तामझाम कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। तो आपने क्या सीखा, आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है ह्यूमन वांट्स आर, तो बेटा क्या टिक करोगे, सर अनलिमिटेड। बेटा रिसोर्सेज आर, सर लिमिटेड। अब आप हर जगह देख लीजिए, मेरे साथ भी यही है यार, टाइम की बहुत कमी है, करना बहुत कुछ है, वांट्स बहुत सारी हैं, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, उसी में अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, ठीक है। सर अब हमें इकोनॉमिक्स वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है, हमें अच्छे से पता है, ठीक है। बुक्स लिखी थी उन्होंने, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ 1776 में, जहां से ये चालू हुआ। इट इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड, ओकोनोमिया विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट इन ग्रीक, ठीक है। अच्छा अब देखिए बोर्ड पे ध्यान से देखिए, डेफिनेशन लिखी हुई है बिजनेस इकोनॉमिक्स की, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे डेफिनेशन को, आप पहले सुनिए मेरे को। सर आपने इकोनॉमिक्स वर्ड का मतलब बता दिया, आप थोड़ा सा हमें बिजनेस वर्ड का मतलब बता दीजिए। जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो हम बच्चों को खड़ा करते हैं कि बताइए बेटा किनके फादर का बिजनेस है, तो कईयों के हाथ खड़े हो जाते हैं, ठीक है बिजनेस है। तो बेटा बिजनेस बेसिकली होता क्या है, बिजनेस में क्या होता है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस, जो आपको सेकंड पार्ट में भी पढ़ाया जाएगा। तो आप अभी थोड़ा सा बेस बना लीजिए, वो एक्टिविटी बिजनेस होती है जो रेगुलर बेसिस पे होता है। बेटा रेगुलर बेसिस पे किसी भी गुड्स एंड सर्विस को खरीदा या बेचा जाता है फॉर द प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस करने का मोटिव क्या है बेटा, समाज सेवा नहीं सर, पैसे कमाने हैं यार, रिलेटेड टू मनी है, इकोनॉमिक्स से बिजनेस भी ऑल अबाउट, तो हमें पैसे कमाने के लिए करना है। जो समाज सेवा के लिए किया जाता है बेटा फिर वो बिजनेस नहीं हो सकता। और रेगुलर एक्टिविटी ऑन प्रॉफिट, रेगुलर एक्टिविटी एंड प्रॉफिट पे फोकस रखिए बहुत ही अच्छे से। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा आपको कि बिजनेस शब्द का सिर्फ मीनिंग ये होता है सेलिंग एंड परचेज या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस फॉर प्रॉफिट मोटिव। सर एक एग्जांपल देके समझाइए, ठीक है। मेरे घर में ना न्यूज़पेपर आता है प्रिंटेड वाला, मैं आज भी वो वाला ही खरीदता हूँ, प्रिंटेड वाला, मतलब जो आता है पेपर आता है सुबह सुबह जो लोग डाल के जाते हैं 2-3 रुपए में, या जो भी है। अब आप बोलोगे, कई सारे बच्चे बोलते हैं आप एडवांस ज़्यादा हो कि भैया आजकल तो फ़ोन पे एप्लीकेशन आता है हम उस पर भी पढ़ सकते हैं, अपने को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट नहीं होता, अपन वही वाला पढ़ते हैं, ठीक है। अब वो न्यूज़पेपर मेरे पास आता है, मैं 2 महीने इकट्ठे करता हूँ उसको और फिर एक दिन कबाड़ी को बेच देता हूँ, ठीक है जी, एक दिन कबाड़ी वाले को बेच देता हूँ। मेरे लिए मुझे पैसा तो मिलता है उससे बेच के, लेकिन मेरे लिए बेटा ये बिजनेस नहीं है। क्या मैं ये एक्टिविटी रोज करता हूँ, नहीं सर, आप तो रोज हमें पढ़ाते हो।
मेरे लिए बिजनेस नहीं है, लेकिन कबाड़ी वाले के लिए क्या है, वो बिजनेस है, क्योंकि वो रोज कर रहा है इस एक्टिविटी को, रेगुलर बेसिस पे कर रहा है। किस मोटिव के लिए कर रहा है, प्रॉफिट मोटिव के लिए। और न्यूज़पेपर बेचना यार मेरा कोई प्रॉफिट मोटिव भी नहीं है यार, उसी से थोड़ी कमा रहा हूं, मैं तो आपको पढ़ा के कमा रहा हूं, ठीक है, अदर बिजनेस से कमा रहा हूं। तो ये है। तो अब आपने बिजनेस वर्ड को समझ लिया, आपने इकोनॉमिक्स वर्ड को समझ लिया, बिल्कुल समझ लिया सर जी। अब हम समझने जा रहे हैं बेटा क्या लिखा है बोर्ड पे, डिफाइन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब हम दोनों वर्डों को मर्ज करके सीखेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आपकी कोई भी टेस्ट सीरीज हो, आपका मॉड्यूल हो, ध्यान दीजिएगा, जॉन डीन ये बंदा जो है, इसने बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी हुई है आपके मॉड्यूल में, तो आपको इस नाम को ध्यान रखना है और मॉड्यूल को ढंग से सीखना है। जॉन डील ने ये डेफिनेशन दी है, बार बार पूछा जाएगा कि ये डेफिनेशन गिवन बाय गिवन बाय गिवन बाय, तो आपके सामने हाईलाइट हो रहा है। चलिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, डिफाइन बिजनेस इकोनॉमिक्स इन टर्म ऑफ यूज ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस। हर बिजनेस के अंदर, जैसे ये हमारा इंस्टीट्यूट है, इट इज अ बिजनेस, यहां पर भी इकोनॉमिक्स अप्लाई होती है भाई मेरे, क्यों नहीं होती। क्या हम कॉस्ट के बारे में नहीं देखते कि हमारी क्लास चलाने का खर्चा क्या है और हम पे आ कितना रहा है, इट इज अ कॉस्ट मैनेजमेंट। तो कॉस्ट को मैनेज करना भी बिजनेस की कला है। हम डिमांड चेक करते हैं कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, भैया सीए के कोर्स की डिमांड है, दूसरे कोर्सेज की डिमांड है, हम उसी के लिए प्रेफर करते हैं कि भैया उस कोर्सेज को लॉन्च करा जाए, उसकी क्लासेस ज्यादा चली जाए, हम डिमांड को प्रेफर करते हैं, ठीक है। हम ये भी चेक करते हैं कि ऑनलाइन मोड ज्यादा चल रहा है इस टाइम पे या ऑफलाइन मोड ज्यादा चल रहा है, तो हम उसके हिसाब से प्लान करते हैं। तो बेटा ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अंदर भी बिजनेस है, और यहां पर भी हम इकोनॉमिक्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपके फादर की बहुत छोटी सी कोई शॉप चल रही है, ठीक है, बिजनेस है, वहां भी आप इकोनॉमिक्स अप्लाई करते हो, पापा ऐसे ऐसे करते हैं तो हमारा सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा, पापा डिमांड इस चीजों की, आप ये वाली चीजें रख रहे हो शॉप में तो कहां से बिकेंगी, पापा क्या कर रहे हो, आपने 4 एसी लगवा रखा है, इतनी इनकम आती नहीं है, पापा कॉस्ट कितनी आएगी, पता घर से पैसे जाएंगे, तो आप समझा रहे हो। तो यार ये सारी बातें बिजनेस इकोनॉमिक्स है, कॉस्ट, प्रोडक्शन, प्रॉफिट, बजटिंग, कितना बजट करना है आपको, किस चीज की डिमांड है, ये सारा ऑल अबाउट हमारा बिजनेस होता है। जो इकोनॉमिक्स होती है, जो बिजनेस के अंदर हम अप्लाई करते हैं, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिएगा ध्यान से, इकोनॉमिक्स एनालिसिस इन दी फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। जो अभी हम पॉलिसीज बना रहे थे कि हम सीए की क्लासेस ज्यादा चलवाएंगे, हम ऑनलाइन मोड ज्यादा चलवाएंगे या ऑफलाइन मोड ज्यादा चलाएंगे, सारे बिजनेस पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। जो जो वर्ड डार्क हो रहे हैं अच्छे से रखिएगा, एमसीक्यू में आएंगे जब हम करेंगे तो आप फटाफट बताना शुरू करना गैस करके कि हाँ भाई ये होगा इसका। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली अ कंपोनेंट ऑफ, देखो बेटा बोल्ड है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ये वर्ड आएगा एमसीक्यू में, डेफिनेटली आएगा। अप्लाइड इकोनॉमिक्स मतलब तुरंत अप्लाइड करता हूं यार, मैं पूरा अपना, जब मैं अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं हर चीज पे ध्यान रखता हूं कि कब एक्स्ट्रा क्लास देनी है, सर्दियों में एसी ऑन नहीं होगा, सर्दियों में दो, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है। बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा रखो ताकि हमारी कॉस्ट मेजर हो। बिल्डिंग का किराया इतना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं, तो क्या फायदा हो रहा है भाई, जल्दी बढ़वाओ स्टूडेंट्स, तभी तो कुछ हो पाएगा भाई, कॉस्ट निकल पाएगी। तो ये तो अप्लाइड करते हैं एज इट इंट्रोड्यूस एप्लीकेशन ऑफ सेलेक्टेड क्वांटिटेटिव टेक्निक। बेटा क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जब नंबर में, बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़वाने हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक है, कैसे कैसे बढ़वाएं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, क्वांटिटी बढ़ गई स्टूडेंट्स की, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स सच एज लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन। आप जब इसको आगे पढ़ेंगे और लेवल पर पहुंचेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे सीए में, तो आपको मैथ्स वगैरह के अंदर भी मिलेगा ये रिग्रेशन एनालिसिस करना कि हम प्रॉफिट में है, लॉस में है, बजटिंग करना, अभी बताया मैंने यार, बजटिंग करते हैं हम भी कि कितना बजट लगाना चाहिए हमें इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, इस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, कम पे कैसे काम हो, कॉस्ट एनालिसिंग, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिंग एंड कॉस्ट, प्रोडक्शन, प्रॉफिट, और भी चीजें आप अपने से ऐड कर सकते हैं। दुनिया का एक छोटा सा छोटा बंदा जब बिजनेस कर रहा होता है वो इकोनॉमिक्स थ्योरम वहां लगा रहा होता है। अच्छा एक चीज और सुनो, रिसेंटली आप देख रहे होगे मार्केट के अंदर, आप जैसे टीनेजर्स की वजह से फास्ट फूड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसके नंबर ऑफ शॉप्स भी क्या हो गए हैं सर जी, बढ़ गए हैं। तो लोगों ने एनालिसिस करा कि मार्केट में इसकी डिमांड है तभी तो वो आ रहे हैं, तो ये भी तो बिजनेस इकोनॉमिक्स है। उन्होंने इकोनॉमिक्स की थ्योरी लगाई कि हाँ भाई डिमांड बढ़ रही है, तो उन्होंने इसका बिजनेस लगा दिया, तो अप्लाइड कर दिया। तो यही ऑल अबाउट, जितना डिस्क्रिप्शन करो, क्योंकि आपको लिखने को नहीं देगा कि डेफिनेशन लिख दे, भाई नहीं देगा, आपको समझना वहां से क्वेश्चन निकलना है। अप्लाइड वर्ड इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, ये सब चीजें उसमें वो देखता है। अप्रोच किस बंदे की बेटा, जॉन डीन की, तो वो लिखा हुआ है हमने, बोल्ड हुआ है। अब नीचे ना बॉक्स में देखो बेटा, बहुत अच्छे से देखना बेटा, बॉक्स में एक चीज लिखी हुई है, बहुत बारीकी से देखना। एमसीक्यू है, डेफिनेटली है।
बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपके वैसे फाउंडेशन में ज्यादातर ऑप्शन में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोला हुआ है, तो मैंने फिर भी आपको दोनों लिखवा दिया है कि वो पूछता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, तो तुरंत लगाओ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आप मैनेजरियल पे ज्यादा फोकस करें, फाउंडेशन में इतना ही पूछा है। और इसको और भी क्या बोल सकते हैं बेटा, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। देखो अभी मैंने इसका एग्जांपल दिया अपने इंस्टीट्यूशन का, एक इंडस्ट्रियल है, आपको एक मोमोज शॉप का एग्जांपल दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, आपके पापा की बिजनेस का एग्जांपल दिया, इंडस्ट्रियल है। तो वहीं पे बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब जब बिजनेस के अंदर चल रहा है तो एक इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है, और मैनेजरियल हम मैनेज के बारे में सीख रहे हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब क्या है बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे अब जो अगला बोर्ड आएगा हमारा, बेटा आगे जाके ना ये दो पार्ट में ब्रेक लेगी बिजनेस इकोनॉमिक्स के। हम दो पार्ट में क्या लेंगे बेटा, ब्रेक लेंगे, ब्रेक थ्रू करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो में। तो हम समझेंगे कि माइक्रो में क्या है और मैक्रो में क्या है, बहुत आराम से और बारीकी से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं कि नेक्स्ट बोर्ड पे आपको क्या सीखने को मिल सकता है। ये आपका नेक्स्ट बोर्ड पे ये है, देखिए जी। अब हमारे बोर्ड पे जो है अगला बोर्ड हमारा ये है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को हमने दो पार्ट में क्लासिफिकेशन दिया है, जो आप बचपन में भी पढ़कर आए हो, यानी कि 11th 12th क्लासेस में भी, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, इस बोर्ड से भी आपको 3-4 एमसीक्यू हैं आपके मॉड्यूल के पीछे, माइक्रो एंड मैक्रो। तो ध्यान से देखिए हमने क्या लिखा है, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हैज बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स। ठीक, माइक्रो एंड मैक्रो आप समझते हैं। बेटा माइक्रो शब्द का मीनिंग क्या होता है सर जी, छोटा होता है, छोटा, माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, माइक्रो की स्पेलिंग में बेटा क्या आ रहा है सर, आई। यस, आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल। मैंने ना क्या करा, आप में से किसी एक बच्चे को उठाया, रिया या सचिन, किसी एक बच्चे को उठाया और उसके बारे में स्टडी चालू कर दी। तो इकोनॉमिक्स रिलेटेड स्टडी है, तो मैं क्या स्टडी करूंगा कि बच्चे का हेयर स्टाइल कैसा है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है। नहीं भाई, मुझे इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहा हूं, मैं इको टीचर हूं, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चल रहा है, रिलेटेड टू मनी, जो हमने पहले बोर्ड पे सीखा, रिलेटेड टू मनी के बारे में बंदे से क्या करना है, हमें स्टडी करना है। ठीक, कि बंदे की इंडिविजुअल इनकम क्या है। आप मेरी कोचिंग के बारे में जानना चाह रहे हो, मेरी एकेडमी के बारे में स्टडी कर रहे हो, सिर्फ मेरी एकेडमी के बारे में, तो इट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, आप मेरी कोचिंग की लोकेशन के बारे में स्टडी कर रहे हो, आप मेरे प्राइसेस के बारे में, मेरी इंस्टीट्यूट की कॉस्ट के बारे में, एक इंडिविजुअल बंदे के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, तो बेटा वो कौन सी इकोनॉमिक्स होती है सर जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। एक बार हल्का सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसके पहले पॉइंट पे। इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब जो रिलेट करता है, बेटा किसके साथ रिलेट करता है सर जी, मनी के साथ रिलेट करता है। रिलेटेड टू इकोनॉमी एज एन, ये वर्ड हमारा मेन है, एज एन इंडिविजुअल लेवल। बेटा किस लेवल पे स्टडी करते हैं इसके अंदर हम सर जी, इंडिविजुअल लेवल पर करते हैं। ठीक है बेटा, मैक्रो में क्या लगा रहा है स्पेलिंग में सर जी, ए लगा रहा है। मैक्रो की स्पेलिंग में क्या लगा हुआ आ रहा है, ए। ए स्टैंड फॉर, सिंपल कर दो, ऑल अबाउट। जब हम सबको लेके स्टडी करते हैं, सबके बारे में, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर जी जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले मामूली से एग्जांपल सीखते हैं, फिर सीखेंगे सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल के एग्जांपल। पॉवर्टी, गरीबी। भारत सरकार जब गरीबी के बारे में स्टडी करती है तो सिर्फ एक बंदे को लेती है या देश के हर बंदे को, ऑल को लेके चलती है सर जी, ऑल को लेके चलती है, तो पॉवर्टी इज द एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर जी अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेस पीपल के बारे में जब स्टडी करती है तो राहुल, कपिल, सचिन इनको लेती है या पूरी इकोनॉमी के लोगों को लेकर चल रही होती है सर जी, सबको लेकर चल रही होती है, तो क्या हो गया बेटा ये मैक्रो। बेटा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है हिंदी में महंगाई, प्राइस बढ़ना। अरे प्राइस बढ़ गई आज रात को, सिर्फ मेरे को दिक्कत है, आपको दिक्कत है, ये सारी जनता को दिक्कत है सर जी, सारी जनता को दिक्कत है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इट्स स्टडीज ऑल अबाउट एज अ होल, एंटायर। और एक वर्ड और आएगा, एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब सबको लेके चलना, ये ऑप्शन बना हुआ है, तो सुनिए ध्यान से। इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज मींस रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू इकोनॉमी एज अ, क्या वर्ड है, होल। क्या वर्ड है, एंटायर। और मेन वर्ड क्या है बेटा, एग्रीगेट, सबको लेके चलना। ठीक है सर, पहला पॉइंट हमें समझ में आ चुका है। पॉइंट नंबर 2, बेटा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन बताया गया आपको सर जी, एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ ने जब इकोनॉमिक्स बनाई, खुशी में माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक दूसरा नाम रखा। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का 2 नाम रखते हैं, घर पे रिया, बाहर दिया, घर पे राहुल, बाहर जो भी है आप कर लीजिए, रोहित कर लीजिए। ठीक है, तो बेटा ये जो 2 नाम रखे जाते हैं, गुस्से में रखे जाते हैं, प्यार में रखे जाते हैं सर जी, प्यार से। ठीक है, प्यार से 2 नाम रखे हैं। तो ऐसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम रखा, द अदर नेम ऑफ
माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हमारा बोल्ड सेक्शन है। प्राइस थ्योरी, द अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थ्योरी, एमसीक्यू है। द अदर नेम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज, द अदर नेम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है जी, एमसीक्यू है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। सर ओके है, समझ आ गया, यहां 2 एमसीक्यू हो गए। बेटा मॉड्यूल की एक एक बातों को मैंने शॉर्टलिस्ट करके ऐसे नोट्स बनाकर दे रहा हूं आपको, जो ये बोर्ड पे हो रहा है और जो आपको मैं अवेलेबल भी करवाऊंगा। तो एक एक चीज को ध्यान से समझिए। एक भी अगर आपने नोट्स को ढंग से पढ़ लिया, जो भी 10 पेज के नोट्स बनेंगे पहले चैप्टर के, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता उससे, एक क्वेश्चन। तो आप ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल, प्रोडक्ट प्राइसिंग माइक्रो का एग्जांपल है, इंडिविजुअल बेसिस पे। आपने देखा कि सर के इंस्टीट्यूट में हर कोर्स की क्या फीस है, प्राइसिंग, प्रोडक्ट की प्राइसिंग गैस कर रहे हो आप मेरे इंस्टीट्यूट की, तो इट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कंज्यूमर बिहेवियर, बेटा 11th 12th में इको पढ़कर आए हो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ भाई राहुल तेरा कैसा बिहेवियर है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है 11th 12th में, इट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन वाला चैप्टर याद होगा किसी को, माइक्रो में पढ़ा है 11th 12th के अंदर, हमने माइक्रो में पढ़ा है। लेकिन जिस बच्चे में हम ऐसी भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि किसी ने इको ना पढ़ी हो, तो उसके लिए थोड़ा इजी कर देते हैं। फैक्टर प्राइसिंग का मतलब कि मेरे इंस्टीट्यूट में, इस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स लगते हैं, क्या क्या कॉस्ट आती है। फैक्टर प्राइसिंग इंडिविजुअल बेसिस पे आप एक इंस्टीट्यूट के बारे में पता लगा रहे हो। बिहेवियर ऑफ अ फर्म, कैसा बिहेवियर है इस कोचिंग का, स्टूडेंट्स के साथ अच्छा बिहेवियर है, बेकार बिहेवियर है, स्टडी करते हो आप मेरे बारे में कि पास्ट रिजल्ट क्या है, ये वो सब कुछ। तो बेटा ये क्या है, आप मेरे बारे में बिहेवियर, मेरे फर्म के बिहेवियर के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में, एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में, और उसकी लोकेशन देख रहे हो, कहाँ पे लोकेटेड है सर का इंस्टीट्यूशन, लाइक दिस। तो ये सारे हमारे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर आप हो, हम हो, आपके बिहेवियर। फैक्टर प्राइसिंग, बिहेवियर ऑफ अ फर्म, लाइक सी की ये जो सर की फॉर्म है, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। लोकेशन, अब इधर आ जाइए बेटा, पॉवर्टी भी पढ़ाया था, इन्फ्लेशन भी पढ़ाया था, मैक्रो वाली साइड को देख रहे हैं। बेटा नेशनल इनकम, पहला एग्जांपल, एक बंदे के लिए होता है, देश के हर बंदे के लिए होता है। सर देश के हर बंदे के लिए होती है नेशनल इनकम, किसी अकेले का हक नहीं है उस पर। अच्छा बेटा जीडीपी, सर सबके लिए होती है, वो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हर बंदे के लिए है। नेशनल आउटपुट, जो देश बना रहा है हमारा, सबके लिए है। तो मैक्रो में एज अ होल एग्रीगेट पढ़ रहे हैं, जो हमने ऊपर मेंशन करा। अच्छा पॉइंट नंबर 2 को देखिए, द जनरल प्राइस लेवल, बेटा इसको हम इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं। जनरल प्राइस लेवल मतलब बढ़ना, समथिंग लाइक रेट्स का बढ़ना। तो जनरल प्राइस लेवल अगर आज बढ़ गया तो हर बंदे को दिक्कत होगी। अच्छा मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट, कभी आपने अभी रिसेंटली सब ले लेते हैं बेसिकली, स्कूटी फाइनेंस करवाई होगी, आईफोन फाइनेंस करवाया होगा, तो मार्केट में एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो सबके लिए होता है, एक बंदे के लिए नहीं होता। ठीक है, मैं स्कूटी लेने गया तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तुम लेने का ये चल रहा है, ये चल रहा है, सबके लिए होता है। ठीक है, जो आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है, बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि सेट करा जाता है। ठीक है, ये आपको बाद में कभी देख लेंगे। जिस बच्चे ने 11th 12th में इको पढ़ी है, अब मुझे बताओ बेटा, जैसे आपका कंज्यूमर बिहेवियर हमने माइक्रो वाली बुक में पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड हम मैक्रो में पढ़ते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बेसिकली इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे देश के साथ जो हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं, हमारी कंट्री के लोगों ने करा होता है, तो इसमें सबको लिया जा रहा है ना बेटा, कितने लोग हैं हमारी कंट्री में, कोई भी कर रहा है बाहर के देशों के साथ, तो सबका देखते हैं ओवरऑल क्या ट्रांजैक्शन हुआ है एक साल के अंदर। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स को लेते हैं, गुड्स का कितना हुआ है, तो ये भी बैलेंस ऑफ ट्रेड सबके लिए होता है, एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, हमारी कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ कितना ट्रेड करा है। अब इतना भी याद रखिए, आपका काम चल जाएगा। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, $1 70 का, सिर्फ मेरे लिए या तुम सबके लिए भी? अरे सर सबके लिए 70 का हुआ ना, कल 55 का हो गया $1, तो सिर्फ मेरे लिए या सबके लिए? सर सबके लिए हुआ। अगर 55 हो गया तो सबके लिए हुआ, अगर सर 70 हुआ तो सबके लिए हुआ। तो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, करेंसीज की जो वैल्यू है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि वो सबके लिए है। एम्प्लॉयमेंट में डिस्कस करवा चुका था, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सबको लेके देखा जाता है। रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नए नए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं दिल्ली में भाई, बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, नई नई प्रोडक्शन एक्टिविटीज आ रही हैं, तो सिर्फ आ रही है सूरज सर के लिए और तुम्हारे लिए नहीं आ रही। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, सबके लिए है। तो भाई जो सबके लिए है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो आपको ना वो ऑप्शन बेटा दिया जाएगा, आपको रट्टा वट्टा नहीं मारना है, ऑप्शन दिया जाएगा, आप बस पहचानिए कि बात फिट हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे सर ने हमें कहानी सुनाई थी, फिट हो रही है नहीं हो रही है, फिट हो रही है टिक करो, नहीं हो रही मत करो टिक।
ये आपका एमसीक्यू है, ये फॉर्म है आपके पेपर का। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे जो मैंने एग्जांपल्स बताए हैं। तो ये था बेटा माइक्रो और मैक्रो का जो आपका मॉड्यूल है, इससे आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं हो सकता। ऑप्शन जरूर ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम्पल है वहाँ से ऑप्शंस बने हुए हैं, जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे कुछ क्लासेस में बाद में पीछे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट बोर्ड देखते हैं, उसमें हमें इसके बिहेवियर के बारे में और क्या सीखने को मिल सकता है। देखिए बच्चों, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली ये पूरा यूनिट जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स पे चलने वाला है। अब जॉन डीन ने जो बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, हम बिजनेस में अप्लाई करते हैं, मैंने आपको समझाया, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स के यहाँ पर वो डिस्क्राइब कर रहा है कुछ नेचर्स के बारे में। देखो हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग, बोर्ड पे देखिए ध्यान से, द फॉलोइंग पॉइंट्स विल डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बेटा फिर से क्लियर कर लो, इको का मतलब पता है, बिजनेस का मतलब पता है, आपकी कोई पापा की शॉप चल रही है, वहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाई हो रहा है, बिजनेस चल रहा है वहाँ पे आप इकोनॉमिक्स अप्लाई कर रहे हो। तो टोटल में मॉड्यूल में आपके इसके 7 पॉइंट्स हैं। एक एक करके बोर्ड देखेंगे, पहले बोर्ड पे 2 पॉइंट है, ऐसे ऐसे करके मैं आपको स्लाइड्स दिखाना शुरू करूंगा, तो आप आराम आराम से देखते जाइएगा कि क्या क्या नेचर है। आप पहले तो रटे ना, ठीक है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें कि यार मेरे को 7 पॉइंट याद करने पड़ेंगे, बेटा नहीं करने। आपको एमसीक्यू मिलने वाला है, आपको सामने होगा आंसर, आप देख लीजिए ये वाला फिट हो रहा है, फिट हो रहा है, हाँ फिट हो रहा है तो टिक कर लेना। तो अब समझिए क्या है इसमें। सबसे पहले बंदे ने बोला है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है बंदा, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। फिर से वही बात आ जाती है कि आपने ये वर्ड सुने हुए हैं, साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड आर्ट, हम बिजनेस वगैरह में बहुत बार पढ़कर बैठे हुए हैं। सर जी साइंस क्या होता है, कई बच्चे बता देते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, उन्होंने इतना पढ़ा होता है, इतनी बार पढ़ाया जाता है छोटी क्लासेस में, इट इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। बेटा आपके पास ना, आप सीए फाउंडेशन कर रहे हो, आपके पास लॉ भी है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि अभी आपने शाम को एक लॉ पढ़ा और आप जाकर किसी कंपनी में उस लॉ को क्या कर रहे हो बेटा, अप्लाई कर रहे हो। तो आप ये कर रहे हो, नहीं सर ऐसा थोड़ी, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो बेटा जब आप किसी चीज की नॉलेज ले रहे होते हो तो बेटा इसे बोलते हैं साइंस, ठीक। जैसे इको पढ़कर मैं अपने बिजनेस में बहुत सारी इको थ्योरीज लगा पाता हूँ, सोच पाता हूँ, जैसे एक आम बंदा नहीं सोच पाता। क्यों? क्योंकि यार मैंने इको पिछले 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और उससे 5 साल पहले मैंने दबा कर पढ़ाई करी है इसके बारे में। तो मेरे को एक एक चीज़ और एक एक रिसर्च पे भरोसा है, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो पहले मैंने नॉलेज ली थी, ये साइंस है। जैसे आप अभी लॉ की नॉलेज ले रहे हो, ये साइंस है। फिर आप भविष्य में बाद में, इसलिए साइंस एंड आर्ट, बाद में जब आप इस नॉलेज को कहीं पर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं बेटा, तो उसे बोलते हैं आर्ट। जब आप सीए बन जाओगे तो आप अप्लाई कर दोगे, ये लॉ पढ़ा था मैंने, ये लगा दिया जी, तो अप्लाई कर रहे हो, तो ये आर्ट है। अभी सिर्फ आप नॉलेज ले रहे हो, अकाउंट्स में भी सेम है, जो भी नॉलेज आप ले रहे हो, इको में भी सेम है, जो भी आप नॉलेज ले रहे हो आप अभी इसको अप्लाई नहीं कर रहे, आप नॉलेज ले रहे हो, साइंस है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स पहले साइंस है, हम इसकी नॉलेज ले रहे हैं, ये नेचर है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। नेचर का क्वेश्चन है कि ये नेचर है कि साइंस है, पहले आप नॉलेज लीजिए, कैसे सीखा जाता है, क्या क्या सीखा जाता है इसके अंदर। तो आप सुनिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। अच्छा अब देखिए क्या है, साइंस इज अ, बेटा क्या लिखा है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ, यस सर, नॉलेज हम इकट्ठी कर रहे हैं, विच एस्टैब्लिश, जिससे हम सीख रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हम एक सीखते हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ये रिलेशन है, मार्केट में मेरे सामान की डिमांड इसलिए कम हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ से कम हो रही है, समथिंग लाइक दिस। एक रिलेशन चेक करते हैं कि मार्केट में मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स द टूल ऑफ डिसीजन साइंस, कि हमें डिसीजन लेना है। जैसे मैंने डिसीजन लिया, मैं सीए फाउंडेशन पढ़ाऊंगा, मैं एंट्रेंस की तैयारी नहीं करवाऊंगा बच्चों को, जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम होने वाले हैं उसकी नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाऊंगा? मेरे को देखता है यार इसकी डिमांड ज़्यादा है, सीए की डिमांड ज़्यादा है, मैं सीए पे काम करूंगा, सीए के लिए बच्चों को तैयार करूंगा। तो डिसीजन लिया मैंने, एक ऑब्जर्व करके मार्केट को, बिजनेस स्टडीज़ करी, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स देखा कि इसकी डिमांड ज़्यादा है, डिसीजन ले रहा हूँ। ऐसा मैथमेटिक डिसीजन हो सकता है कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। कुछ स्टेट्स निकाले मैंने लास्ट के, कि सीए फाउंडेशन में बच्चे ज़्यादा एडमिशन लेते हैं, उन्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, एंट्रेंस वालों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, समथिंग लाइक दिस, एक स्टेट्स निकाला। तो ये सब बातें हम बिजनेस में रिसर्च करते हैं। इकोमेट्रिक, प्रॉफिट लॉस कॉस्ट सब देखा जाता है, विद इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ अराइव एट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी। भाई स्ट्रेटेजी के साथ ही हम आते हैं कोई भी बिजनेस के अंदर, तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स सिखाती है हमें। और अभी जब हम सीख रहे हैं तो इसी को हम साइंस बोलते हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। फॉर अचीविंग द गोल, क्यों प्लान करते हैं हम, गोल अचीव कर सकें अपने बिजनेस का, एंटरप्राइजेस का अच्छे से। ठीक है सर, समझ में आ गया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का पहला नेचर है यार ये साइंस है, हमें नॉलेज लेनी है पहले, ठीक है। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने इसको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था,
तो मैंने एक बच्चे को उठवाया और उससे पूछा कि बेटा बता, उसके पापा बिजनेस करते थे, तो बेटा बता कि अगर तेरे पापा का बिजनेस अच्छे से ना चले तो उनको क्या क्या एडवाइस करेगा, और तू अब ज़्यादा पढ़ लिया है, तू फाउंडेशन तक आ गया है, आगे भी जाएगा, तो तू क्या क्या करेगा। सर मैं उन्हें समझाऊंगा कि मार्केट में पापा इन इन चीज़ों की डिमांड है, तो आप इस पे काम करिए। पापा इन चीज़ों की डिमांड है, इसी चीज़ों को दुकान में अवेलेबल करवाइए पब्लिक के लिए। सर ऐसे ऐसे ऐड करवाइए, ऐसे ऐसे मार्केटिंग करिए। मैं उनको एडवाइस करूंगा क्योंकि तू पढ़ लिख लिया, तुझे बिजनेस इकोनॉमिक्स की नॉलेज है। तो बेटा इट्स बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि उस एक लड़के की बात हो रही है, उसके पापा की शॉप की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है, गलतफहमी नहीं। तीसरा पॉइंट ये आएगा कि सिर्फ ये नहीं करना हमें कि ये सोच लो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ भाई माइक्रो है, सिर्फ माइक्रो है। भाई ऐसा नहीं है, मैक्रो में भी डील करेगा। ध्यान रखना, अगला पॉइंट वही है, अगले बोर्ड पे वही पढ़ाऊंगा कि मैक्रो से भी डील करता है। मैं फिर से कह रहा हूं, पॉइंट का नाम लिखा है बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो गलतफहमी नहीं कि मैक्रो से रिलेट नहीं होता, मैक्रो से भी होगा, भी पढ़ेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड लार्जली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहां पे बच्चा कई बार सोचता है यार फिर तो मैक्रो में होगा ही नहीं, अरे होता है, वहां भी अप्लाई करते हैं भाई। ठीक है, अब सुनना। अब बिजनेस मैनेजर, शायद आप हो सकते हो अपने फादर की दुकान के मैनेजर, इज यूजुअली कंसर्न्ड अबाउट अचीवमेंट। क्या क्या हमें अचीव करना है, अचीवमेंट क्या क्या करनी है। अरे प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है बिजनेस का, पापा का प्रॉफिट बढ़ा कर देना है। पापा डिमांड कैसे बढ़ेगी हमारे चीजों की, ऐसे बढ़ेगी। पापा कॉस्ट कम करो यार, इतना आ नहीं रहा, आप इतना खर्चा करवा रहे हो। तो ध्यान से सुनिएगा, मैनेजर इज यूजली कंसर्न्ड अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं यार किसी भी बिजनेस के, प्रॉफिट कमाना है, समाज सेवा थोड़ी करने बैठे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो क्या करना है अपने को, प्रॉफिट। सर्वाइवल, 2 दिन में दुकान बंद या लॉन्ग टर्म तक चलना है अपने को, लॉन्ग टर्म तक। तो ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ इस ऑर्गेनाइजेशन सो एज, क्या क्या हो सकता है, टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म। यस लॉन्ग टर्म पत्थर की लकीर है, हर धंधा हर बिजनेस बंदा लॉन्ग टर्म तक चाहता है। सर्वाइवल, सर्वाइव कब तक करूं, लॉन्ग टर्म तक। बिजनेस प्रॉफिटेबल हो तभी सर्वाइव कर पाऊंगा यार। फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये तभी पॉसिबल है जब आपने अच्छे से स्टडी करा हो इकोनॉमिक्स थ्योरी को, बिजनेस इकोनॉमिक्स को। ठीक, तो बेटा ये माइक्रो के बेसिस पे भी नेचर होता है इसका। अब हम सीखेंगे मैक्रो के बेसिस पे भी है। देखो मैं तुम्हें पहले थोड़ा सा हिंट दे दूं, क्या हम बिजनेस करते हुए गवर्नमेंट पॉलिसीज को स्टडी नहीं करते, टैक्स रेट को स्टडी नहीं करते, बाहर के एनवायरमेंट को स्टडी नहीं करते। अरे सर बिल्कुल करते हैं यार, ऐसी थोड़ी लॉकडाउन में थोड़ी नया धंधा खोल दूंगा। हाँ सर करते हैं। तो ये भी नेचर है, मैक्रो के अंदर भी हम इसकी स्टडी करते हैं बड़े लेवल पर। तो उस पॉइंट को देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। चलिए ये देखिए अपना नेक्स्ट बोर्ड। चलिए जी, अब हमारा तीसरा और चौथा पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा। बेटा पहला, इससे पहले वाला पॉइंट था बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप कंफ्यूज ना हुए, मैक्रो में भी अप्लाई होता है। ठीक है जी, सुनिएगा। इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस। देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा है, मैक्रो एनालिसिस। बड़े स्केल पर भी हम बिजनेस जब करने जाते हैं तो इन बातों को एनालिस करते हैं। क्या है वो बातें, ध्यान से समझिएगा। इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। सबसे पहले तो इस बात पे ध्यान दीजिए, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। भाई मैं ना कोई भी बिजनेस करने से पहले बाहर के एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ता हूँ कि क्या चल रहा है। जैसे कोरोना काल में तो मैं नए कोचिंग्स नहीं ओपन करूंगा, नए ब्रांचेस ओपन नहीं करूंगा, कोई नया बिजनेस नहीं स्टार्ट करूंगा, मुझे दिख गया कि बाहर का एनवायरनमेंट खराब है, सरकार की कोई टैक्स नीति आ गई जिसके हिसाब से बहुत ज्यादा टैक्स है उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो मैं उसका धंधा नहीं चालू करूंगा। ठीक है, ऑफ द इकोनॉमी, तो बेटा ये भी बिजनेस है। अब आपके फादर के बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है आप गेस करो, बाहर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कि वहां से पॉपुलेशन माइग्रेट हो रही है, क्या हो रहा है, तो आप पढ़ रहे हो, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स से ही आपको मिल रहा है। इट ऑपरेट सच एज दी जनरल प्राइस लेवल, बहुत ज्यादा महंगाई होने की वजह से भी जो है मार्केट में क्या होता है, डिमांड फॉल हो सकता है। तो आप स्टडी कर रहे हो कि फादर साहब आपके प्रोडक्ट्स का डिमांड इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आपकी चीजों के रेट्स ऊपर जा रहे हैं और कस्टमर इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, लोगों के पास इनकम नहीं है। कोरोना काल में हमारा एजुकेशन सेक्टर बहुत ज़्यादा नीचे पहुंचा हुआ था, कोचिंग्स वगैरह शट डाउन थी क्योंकि लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, तो लोग कोचिंग की फीस वगैरह कहाँ से पे करेंगे। आप कुछ भी एग्जांपल लेके इसको ऑब्जर्व करिए, हाँ भाई ये सब स्टडी करते हैं कि लोग हमारे प्रोडक्ट का पैसा दे भी सकते हैं नहीं दे सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, ये सब बाहर के इफेक्ट्स है जो हम बिजनेस के लिए पढ़ते हैं। लेवल्स इन दी इकोनॉमी, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है हमारे बिजनेस के लिए, टैक्स रेट, सब्सिडीज एक्सेट्रा, तो ऑल अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स। सब ऑब्जर्व करके ही एक बिजनेस अच्छे से रिसर्च करके स्टैब्लिश होता है। बेटा देखो फोर्थ नंबर पॉइंट है, मैंने आपको पहले पॉइंट में ही पढ़ाया था कि साइंस एंड आर्ट होता है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड आर्ट इज अ प्रैक्टिकल। मैंने किसी बहुत ही, मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत पहले पढ़ा था, ये पॉइंट आपके मॉड्यूल में दिया हुआ, ये जनरली बहुत बोला जाता है, बहुत जनरली बहुत लोग बोलते हैं इस लाइन को कि बिजनेस इज नॉट अ थ्योरिकल, इट इज प्रैक्टिकल। तो बिजनेस इज आर्ट है कि आपको बाजार में उतर के कुछ करना है यार, बिजनेस इकोनॉमिक्स मींस। तो आप ध्यान से समझिए, जब आप प्रैक्टिकली करते हो तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को पता है आपको, बिजनेस इकोनॉमिक्स हम बहुत देर से डील कर रहे हैं इसमें।
इज एन आर्ट, है कला है कि आप कैसे ऑपरेट करोगे, एज इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकली जाओ, बाजार में उतरो, अभी आप पढ़ रहे हो, कुछ सालों बाद बाजार में खुद का कोई एंटरप्राइज स्टैब्लिश करोगे और सारी नॉलेज लगाओगे। इट इज अ बिजनेस इकोनॉमिक्स जो अभी पढ़ के सीख लोगे। ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव्स को हमें क्या करना है बेटा, अचीव करना है। तो ये है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बेसिकली, एंड इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो के साथ रीड करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मैक्रो मतलब एक्सटर्नल, बाहर के बारे में रीड करना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में करना है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में करना है, इनकम के बारे में करना है, जनरल प्राइस लेवल के बारे में करना है। सब चीज़ें पढ़ लिख कर अच्छे से तब बिजनेस इकोनॉमिक्स को रिसर्च करके तब बिजनेस में ऑपरेट करूंगा और प्रैक्टिकली उसको एप्लीकेबल करूंगा। ठीक बेटा, टोटल में 7 पॉइंट दिए हुए हैं आपके मॉड्यूल के अंदर, इसके नेचर के बारे में जो हम बता रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्या क्या नेचर होते हैं। ठीक है, साइंस है, बेस्ड ऑन माइक्रो है, इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ मैक्रो है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ आर्ट है। 4 पढ़ लिए हमने। 5वें और 6ठे को आप ध्यान से देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे, और 7th वाला बहुत डीप है, एमसीक्यू है, उसको मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा 7th पॉइंट को। तो चलिए पहले नेक्स्ट वाली को देखते हैं। चलिए जी, पॉइंट नंबर 5 और 6 को ध्यान से देखते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में हम डील कर रहे हैं कि जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, अपने बिजनेस में इसको अप्लाई करते हैं, तो हमें क्या क्या नेचर देखने को मिल सकते हैं। देखो यार, आपने अगर मेरे को बहुत अच्छे से समझा हो और पूरी रिसर्च को समझा हो कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या है हमारे आसपास, बिजनेस चल रहा है, इकोनॉमिक्स चल रहा है, तो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, इतना डीपली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मॉड्यूल की ये जो शॉर्ट नोट्स मेकिंग मैंने कर रखी है, ये आपके दिमाग में फीडअप हो जाए। बेटा क्या लिखा है, यूज ऑफ थ्योरी। अरे भाई, क्या जो हम पढ़ रहे हैं ये इको में कॉस्ट, प्रोडक्शन, प्रॉफिट, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ये वो, क्या मार्केट में बिल्कुल अप्लाई नहीं है, सिर्फ बुकिश है? अरे सर बिल्कुल अप्लाई करते हैं, पूरी दुनिया में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, मेरी एक कोचिंग प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, हम भी यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हैं, इकोनॉमिक्स की थ्योरम्स को अप्लाई करते हैं। तो वही एक हल्की सी उसने पॉइंट्स बना दिया, बस कुछ भी नहीं है इसमें समझने के लिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स largely use the theory of markets। क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, क्या प्रॉफिट है, क्या कॉस्ट है, क्या बजट है, मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। बहुत सिंपल है। ठीक, अच्छा आगे समझिए। अब इसी बात को उसने पॉइंट नंबर 6 में थोड़ा और अच्छे से खोला है। ध्यान से सुनिएगा कि 6 पॉइंट आपको क्या बोलने की कोशिश करेगा। इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है वो बहुत ज्यादा इनकॉर्पोरेट टूल्स होता है फ्रॉम द अदर डिसिप्लिन्स। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, अभी मैंने 2 मिनट पहले बोला यार सब कुछ, सच एज मैनेजमेंट। आप बिल्कुल कभी स्कूल नहीं गया कोई और उसने ऐसी शुरू कर दिया, तो उसे ना मैनेजमेंट आता होगा अच्छा, ना मार्केटिंग आती होगी, ना फाइनेंस के बारे में कुछ नॉलेज होगी, ना अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज होगी, बस जैसे तैसे जो आ जाए ठीक है रख लो और अपना जीवन चलाओ। तभी एक्सटेंशन पे लेकर जा सकते हो, बिजनेस को बढ़ा सकते हो, बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हो, या आप किसी डूबे हुए बिजनेस को भी ऊपर लेकर आ सकते हो जब आपने अच्छे से बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमिक्स या बिजनेस के बारे में पढ़ रखा हो, समझ रखा हो, क्या क्या थ्योरम्स होती हैं, कैसे निकल सकते हैं इससे बच के। तो ये सारी चीजें भाई आपको स्टडी कर कर आएगा, इसीलिए आप सीए करने आए हो। ठीक है जी, तो ध्यान से समझिएगा। ये लिखा हुआ आपको मार्केटिंग की नॉलेज है, आपको मैनेजमेंट की नॉलेज है, आपको फाइनेंस की नॉलेज, आपको कॉस्ट की नॉलेज, आपको प्रोडक्शन की नॉलेज है, आपको एडवर्टाइजिंग की नॉलेज है, और जितना आपको आर&डी की नॉलेज है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की नॉलेज है, उसी के हिसाब से आप मार्केट में बिजनेस को स्टैब्लिश कर रहे हो। अकाउंटिंग, ठीक है जी, पॉइंट 6 हो गए। पॉइंट नंबर 7 अभी पूरा बताया जाएगा, क्योंकि यहां से मिलता है हमें मॉड्यूल के पीछे 2 एमसीक्यू और एग्जाम में भी आए हुए हैं, तो इसलिए पॉइंट नंबर 7 को मॉड्यूल से भी ज्यादा बताऊंगा मैं आपको। नॉर्मेटिव इन नेचर। इकोनॉमिक्स थ्योरी जो होती है हैज डेवलप्ड अलोंग टू पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव आपने सुना होगा सिर्फ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव के बारे में। ये इतना ही दिया आपके मॉड्यूल में, मैं इसको पूरा खोल के बताऊंगा, किस बंदे की अप्रोच है सब बताऊंगा, सबसे एमसीक्यू बने हुए हैं, तो आपको अवेयर रहना है। अब हमारी जो नेक्स्ट बोर्ड होगा, नेक्स्ट स्लाइड होगा, वहां पर हम सिर्फ ये 7 पॉइंट है आपके मॉड्यूल में हमने सीख लिए, पर हम भाई किसको सीखने जा रहे हैं बेटा, सर पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में क्या डिफरेंस होता है वो समझेंगे, और वो कौन सी इकोनॉमिक्स होती है। ठीक, तो चलिए ये वाला बोर्ड देखिए आपका पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव के लिए आपको। चलिए बेटा ये देखिए अपना लास्ट पॉइंट, आज के लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक रहेगा, तो ध्यान से समझिएगा। आगे का मॉड्यूल हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, सुनते जाइएगा। बेटा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव के बारे में आपको क्या बताना है कि ये होता क्या है। मैं आपसे ना 2-3 क्वेश्चंस पूछूंगा, बहुत आराम आराम से सुनना।
हमें ना जीवन में कुछ ऐसे प्रकार के प्राणी अवश्य मिलते हैं जो हमें फ्री फंड का ज्ञान दे देते हैं, सीधी भाषा में समझते हैं, बहुत ही फ्री का ज्ञान। आपके घर में भी कभी ना कभी हुआ होगा, कोई आया, चाचा ताऊ रिलेटिव्स या कोई भी अंकल पड़ोस के पापा के दोस्त समथिंग लाइक दिस, कोई भी आया, बेटा क्या कर रहा है, सीए। अरे बेटा कहाँ, बेटा यूपीएससी कर लेता, ठीक है बेटा फलाना कॉलेज से एमबीए कर लेता, उसके लड़के ने करा था, देख क्या पैकेज है उसका, तू कहाँ सीए में फंस गया यार, समथिंग लाइक दिस। किसी के घर में कोई आया, बेटा क्या कर रहा है, एमबीए कर रहा है, अरे एमबीए में कुछ नहीं रखा, सीए कराते, अरे तुम कुछ भी कर लो तुम्हें ज्ञान मिलने वाला है, सीधी सी बात ये करते हैं, ठीक है। ये हर किसी के जीवन में हुआ होगा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर, ऐसे नहीं, ऐसे कर। मतलब वन काइंड ऑफ लोग आपको जो है बिना बात का जजमेंट देने लगते हैं कि बेटा ये करता, बेटा ये करता, बेटा वो करता, लाइक दिस। बेटा आप एक सिचुएशन समझो, आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो बेटा, सीए। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, मेरा कोर्स देख रहे हो, तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो बेटा, सीए कर रहे हो। एक्चुअल सिचुएशन सीए कर रहे हो, और जो ज्ञान देने वाले अंकल थे वो आपको कह रहे हैं कि बेटा यूपीएससी कर लेता, यू शुड सेंटेंस में क्या लग रहा है, शुड। अगर ये इमेजिनरी कंडीशन है ना, यूपीएससी कर लेता, एमबीए कर लेता, ये चीज होती है बेटा नॉर्मेटिव, और एक्चुअल में जो कर रहे हो वो क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव। तो एक्चुअल में जो सीए कर रहे हो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। तू क्या कर सकता था, तू एमबीए कर सकता था, तू यूपीएससी कर सकता था, शुड बी, ये जो शुड वाला कंसेप्ट है ये नॉर्मेटिव होता है। मैं आपको कुछ और कंसेप्ट समझाता हूं, अभी आप बोर्ड को मत देखिए, आप पहले मुझे अच्छे से सुनिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारे पॉइंट्स आपको कहीं पे भी खड़े होगे, कोई बंदा बोल रहा है यार हम वहां भी जा सकते थे, हम वाटर पार्क भी जा सकते थे, शुड बी, भाई तू नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बोल रहा है। चल यार डोसा खाते हैं, और एक्चुअल में डोसा खा रहे हो, क्या है, पॉजिटिव है। यार हम ना डोसे की जगह राजमा चावल भी खा सकते थे, शुड बी, नॉर्मेटिव है। कोरोना केसेस कंटिन्यूसली राइजिंग इन दिल्ली, एक्चुअल में इट इज पॉजिटिव। दिल्ली गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स टू कंट्रोल कोरोना वायरस, शुड टेक, कुछ स्टेप्स लो, लिए नहीं है, लो, शुड, नॉर्मेटिव। मतलब क्या ले दे के बात यह है, अगर किसी सेंटेंस में शुड लगा हुआ आ रहा है जो आपके मॉड्यूल के पीछे एग्जांपल देगा, इसलिए मैंने आपको इतना सुनाया, तो वो कंडीशन क्या होती है हमारी, नॉर्मेटिव होती है। और कोई एक्चुअल सिचुएशन आप एक्चुअल में सीए कर रहे हो तो ये हमारा पॉजिटिव है। तो अब एक बार आप लाइनें पढ़े पहले बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सबसे पहले तो बेटा नाम समझ लो, गिवन बाय है रॉबिन्स, बहुत अच्छे से सुन लीजिए बेटा, एमसीक्यू है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किस बंदे की द्वारा अप्रोच है, रॉबिन्स, लोएन रॉबिन्स। और बेटा नॉर्मेटिव किस बंदे की अप्रोच है, सर जी एल्फ्रेड मार्शल। नॉर्मेटिव किस बंदे की अप्रोच है, एल्फ्रेड मार्शल। अब तक इस चैप्टर में जो चल रहा है हमारा लेक्चर, उसमें 3 नाम आ चुके हैं बेटा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ, और उसके बाद हमने पढ़ा था बिजनेस इकोनॉमिक्स थ्योरी या डेफिनेशन इज गिवन बाय जॉन डीन, जो हमने पढ़ा था, एंड पॉजिटिव इज गिवन बाय लोएन रॉबिन्स, एंड नॉर्मेटिव इज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक एक करके पॉइंट पढ़े। अब आपके दिमाग में बेस है कि पॉजिटिव मतलब एक एक्चुअल सिचुएशन में सीए कर रहा हूं। The positive science explains what it is. What it is, CA. What is it? CA. It deals with what ought to be. मतलब तू क्या कर सकता है, what ought to be. How the economic problem should be solved. Sentence में क्या आ रहा है बेटा, should. Sentence में क्या आ रहा है, should. क्या कर सकता है, यूपीएससी। क्या कर सकता है, एमबीए। ये क्या है बेटा, नॉर्मेटिव, should be। ठीक है, अच्छा पॉइंट नंबर 2 देखिए ध्यान से, पॉजिटिव में इट एक्सप्लेन्स अबाउट द थिंग्स एज दे आर, जो है बेटा, आप सीए हो, सीए में एडमिशन है आपका, आप मेरी कोचिंग में हो, दे आर, ठीक है। इट डील्स विद गुड एंड बैड, और राइट और रॉन्ग के साथ डील करता है। सीए गलत है, एमबीए सही है, सीए गलत है, यूपीएससी सही है, किसके अकॉर्डिंग, उन अंकल के अकॉर्डिंग। तो ये बात अंकल कहां, कौन सी वाली साइड पे बोल रहे हैं यार, नॉर्मेटिव में बोल रहे हैं सर, वो जजमेंट दे रहे हैं, जजमेंट, ठीक है। तो जजमेंट देने का काम बेटा किस साइड पे है, सारे बच्चे बता देते हैं हमें कि सर जी पॉजिटिव में नहीं है जजमेंट का काम, मैं तो एक्चुअल में सीए कर रहा हूं। जजमेंट दे रहे हैं अंकल, तू ये करता, तू वो करता, तू शुड ये कर सकता था, तू शुड वो कर सकता था, ये नॉर्मेटिव है, ठीक। इट डज नॉट डील विद द वैल्यू ऑफ जजमेंट, पॉजिटिव में कोई जजमेंट का रोल नहीं है, जजमेंट अंकल इधर दे रहे हैं भाई अपने को। इट डज रिलेट्स टू वैल्यू जजमेंट, यहां रिलेट हो रहा है बेटा। एग्जांपल मैंने आपको कितने सारे सुनाए हैं, एक लिख के हमने नोट्स को कंप्लीट कर दिया। एग्जांपल, प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, लगातार इंडिया में प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं चीजों की, एक्चुअल में बढ़ रही हैं यार, इट इज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, कोई भी शुड नहीं लगा इसमें। तो यहां लिखा हुआ है नॉर्मेटिव में, एग्जांपल में क्या आ जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसिंग। तो आपको समझ में आ चुका है कि शुड में
नॉर्मेटिव हो जाता है। क्लियर? चलिए अब बेटा आप मेरे काम की बातें सुनिएगा। ये हमारा लेक्चर 1 था, 2 आएगा, 3 आएगा, देन हमारा कंप्लीट होगा ये पूरा यूनिट जो हमारा 1 चल रहा है आपका, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक, अब आप जो हमने आज पूरी क्लास में ये जो करा है अभी हमने पूरा, आपको एज इट इज इसकी पीडीएफ मिल सकती है, हार्ड कॉपी भी मिल सकती है एज इट इज। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट रहे, कुछ भी रहे, बिना किसी उसके, आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके इनकी पीडीएफ, एमसीक्यू सब ले सकते हैं। ठीक है जी, मेरे पर्सनल नंबर पे ये मैसेज करके आप पीडीएफ, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। आप पीडीएफ ले लीजिए पूरे नोट्स की, जो ये चला है जो पूरा पूरा एज इट इज मिलेगा आपको। बस मोटिव कि आपके क्वेश्चंस अच्छे से हों, प्रिपेयर अच्छे से हों। चलिए गुड बाय, नेक्स्ट में मिलेंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे।